हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। आज के लेक्चर में मैं इनिशिएशन के बारे में बात करूंगा और ये लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। मैं कुछ जीआईएफ भी लेकर के आया हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरीके का होता है। आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, इसके बाद का लेक्चर जो होगा हम लोग इंग्लिश में उसमें डिस्कशन करेंगे। और मैंने अभी ये रेप्लिकेशन टॉपिक इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैंने देखा है कि मॉल बायो में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, दैट मीन्स किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रेप्लिकेशन की स्टडीज़ की गई हैं। तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है वो बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया, ई कोलाई। ई कोलाई आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और आपके गट माइक्रोफ्लोरा के अंदर कॉमनली प्रेजेंट रहता है। उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा काम किया गया है आपका रेप्लिकेशन के ऊपर। अब अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो ई कोलाई के पास सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए नहीं होता, सर्कुलर डीएनए होता है। तो अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करूं तो सपोज करिए कि ये एक मेरे पास एक वायर है, ये डीएनए अगर सीधा है और इसके फ्री एंड्स हैं, एक एंड इधर फ्री है और एक एंड इधर फ्री है, तो आप देख सकते हैं इसको मैं कहूँगा कि दिस इज़ लीनियर डीएनए। लेकिन अगर मैं इसी लीनियर डीएनए को ऐसे घुमा दूँ और यहाँ पे बांध दूँ, इस तरीके से करके बांध दूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसके जो एंड्स हो गए वो मैंने फ्री नहीं छोड़े हैं, दैट मीन्स नाउ दीज एंड्स आर बाइंड। अगर मैं इसको यहाँ पे बांध दूँ बढ़िया तरीके से तो आप देख सकते हैं कि ये एंड्स अब क्या हो गए, बंध गए। ठीक दिख रहा होगा ये आपको। तो ये एंड्स अब बंध गए आपस में। नाउ दिस इज अ सर्कुलर डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या हो रहा है, फ्री एंड्स नहीं होते डीएनए में, वहाँ पे दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए मैं इसको सर्कुलर डीएनए नाम देता हूँ। ठीक, पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि जो रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स अगर मैंने ये बनाया तो अगर इस साइड से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है तो वो इधर की तरफ भी होगा, दैट मीन्स इस साइड पे भी होगा और इस तरफ भी हो रहा होगा। जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा। इसी को मैं कहता हूँ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे एक इमेज भी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है कि अगर ये आप देख रहे हो कि ये सर्कुलर डीएनए की इमेज है। अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस इज़ द इमेज फॉर सर्कुलर डीएनए। ये इस तरीके का आपका सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड, और यहाँ पे मैंने उसको और बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब जब रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो मैं एक बेसिक बात बताऊं कि जब भी प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है तो जब नॉर्मल क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है तो जैसे इस क्रोमोसोम का अगर मैं रेप्लिकेशन बताऊं तो इस टाइप के रेप्लिकेशन को थीटा रेप्लिकेशन नाम दिया जाता है। अब आप पूछोगे कि थीटा रेप्लिकेशन क्यों नाम दिया जाता है, ज़रा यहाँ पे देखिए जो इसकी अगली फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अगर इस फिगर में आप देखने की कोशिश करिए तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, जब रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है तो उस दौरान एक थीटा, जो मैथमेटिक्स में ग्रीक लेटर जो थीटा यूज़ होता है, आपको पता होगा थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्रीक लेटर थीटा की तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ड्यूरिंग किसी भी रेप्लिकेशन के दौरान। थीटा का शेप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है, ये आपका ये इधर इस तरीके से, और अगर मैं इसको इधर से बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ऐसे। तो ये
थीटा को रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए मैं इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलता हूँ। याद रखिएगा, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन थीटा रेप्लिकेशन होता है, और जब प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो वो सिग्मा शेप का दिखाता है। आगे उसके बारे में जब टाइम आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहरहाल ये हो गया हमारा पहली स्लाइड का इंफॉर्मेशन। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक GIF, जिससे आपको समझ में आएगा कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। देखिए, ठीक, तो इस स्लाइड में आपने देखा होगा, अगर मैं इसको दोबारा प्ले करूं तो ये देखिए, इस स्लाइड में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि एक रेप्लिकेशन जो है ये ब्लू, ये पहले ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड था, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लू वाला जो है वो धीमे धीमे करके अलग हो गया, वो रेप्लिकेट होकर के दोनों अलग अलग स्ट्रैंड बन गए। बात समझ में आई? तो दिस इज अ GIF थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि थीटा रेप्लिकेशन एक्चुअल में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इस GIF से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन से मेथड से या किस तरीके से हमारा रेप्लिकेशन हो सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो उसमें जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेप्लिकेशन के अंदर, उनका नाम क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इस एंजाइम्स या प्रोटीन्स के ऊपर आते हैं, तो इसको पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज़ समझनी होगी तो मैं समझूंगा कि मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। 20 डिफरेंट मतलब 20 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब यहाँ पे हमें, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, ये बात करनी है। तो मैं आपको अभी प्रोटीन्स, सभी स्टेप्स के प्रोटीन्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी मेरा मेजर फोकस है इनिशिएशन के ऊपर। तो पहली हेडिंग मैंने डाली प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएशन। ठीक है, तो इसमें भी अगर सबसे पहले बात करनी है तो DNA की बात करनी है। तो DNA इज द फर्स्ट प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब DNA क्या करता है? अब आपको पता है कि DNA जो होता है, अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आप देखें तो DNA के ऊपर कुछ रिपीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है 9 मर रिपीट्स और एक होता है 13 मर रिपीट्स। 13 मर रिपीट्स और 9 मर रिपीट्स में क्या अंतर, क्या चीज इसमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, 9 मर रिपीट्स में क्या होता है कि 9 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट लगातार इस तरीके का होता रहेगा, और 13 मर रिपीट्स में क्या होता है कि 13 न्यूक्लियोटाइड्स का लगातार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये 13 मर रिपीट्स है, GATCTN मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, फिर TT, इस तरीके से ये 13 मर्स या 13 न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है DNA में, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा 9 मर रिपीट्स भी देखने को मिलते हैं। 9 मर रिपीट्स का क्या मतलब हो गया? ऐसे TG, TGG, ATA, ये क्या है? ये देखिए 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनका भी रिपीट्स देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मैं अलग पेन से बनाऊं, एक यहाँ पे मिल रहा है देखने को, एक यहाँ पे मिल रहा है देखने को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो जो 9 मर रिपीट्स होते हैं और जो 13 मर रिपीट्स होते हैं वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पार्ट होते हैं। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब हो गया जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है या स्टार्टिंग होती है। तो अगर आप इस वाली फोटो में देखें तो देखिए यहाँ पे रेप्लिकेशन की शुरुआत हुई है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? दिस इज द पॉइंट from where replication starts। ठीक, और मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए कि वहां पे 13 मर और 9 मर रिपीट्स पाए जाते हैं। ठीक, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब DNA क्या कर रहा है? DNA बाइंड कर रहा है 9 मर रिपीट्स को इन द ORI-C रीजन। अब दैट मीन्स ये 9 मर रीजन था, इसी पे आकर के DNA ने बाइंड कर लिया और इनिशियल कॉम्प्लेक्स बना लिया।
वैसे डीएनए ए के पास 2 बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं, 2 जगह से वो बाइंड कर सकता है। इट कैन बाइंड टू 2 प्लेसेस। ठीक है, इसके पास 2 बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं, तो वो पहले 9 मर रिपीट के साथ बाइंड कर जाता है डीएनए ए। ठीक, ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एक और प्रोटीन की, जिसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। क्या बोलोगे इसको? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि ये जब भी आपका जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था ना डीएनए का, अब जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड ये था और एक स्ट्रैंड, अगर मैं इसको मिटा करके पेन से बनाऊं, तो एक स्ट्रैंड आपका ये है और एक स्ट्रैंड आपका ये है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों स्ट्रैंड्स, हेलिकेज इन दोनों को सेपरेट आउट कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस से रीएनील हो जाएं। ये चीज हम नहीं चाहते। इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों चीजों के ऊपर, इन दोनों डीएनए के ऊपर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अटैच सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रैंड्स का रीएनीलिंग, इन दोनों स्ट्रैंड्स को वापस जुड़ने नहीं देगा। अब आप पूछोगे कि सर ये दोनों स्ट्रैंड्स वापस जुड़ क्यों सकते हैं? बेटा ये दोनों स्ट्रैंड वापस इसलिए जुड़ सकते हैं क्योंकि इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस तो अभी भी है। यहां पे अगर मान लीजिए ए होगा तो यहाँ पे टी हो सकता है, जरूरी होगा। तो ए और टी तो आपस में जुड़ ही सकते हैं ना। इन दोनों को एक बार हेलिकेज ने ओपन कर दिया, कहीं ये दोबारा भी क्लोज ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है? इसीलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर बाइंड कर जाता है, जिससे कि वापस इनका रीएनीलिंग ना हो। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे एसएसबी के बारे में भी मैंने देख लिया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट स्टॉप्स सबसीक्वेंट रीएनीलिंग ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। सेपरेट स्ट्रैंड जब स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो उनका रीएनीलिंग रोक देना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज डीएनए बी। डीएनए बी को आप हेलिकेज नाम से भी जानते हैं। हेलिकेज, जैसे मैंने अभी बताया, हेलिकेज क्या करेगा? आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बीच में, यानी कि इस दोनों, अगर ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, अगर हम लोग देखें तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ जो हेलिकेज होगा वो आगे बढ़ेगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। तो डीएनए बी इज योर हेलिकेज। हेलिकेज के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हेलिकेज का स्ट्रक्चर होमोहेक्सामेरिक होता है। होमोहेक्सामेरिक का मतलब क्या हो गया? कि एक ऐसा प्रोटीन होगा जिसमें 6 सब यूनिट होंगे और ये 6 के 6 सब यूनिट्स एक जैसे ही होंगे, इसीलिए मैं इसको होमोहेक्सामर बोल रहा हूं। एक ही जैसे सब यूनिट्स होंगे, इसीलिए इसको होमोहेक्सामर बोल रहा हूं। ठीक, यही कहलाता है डीएनए हेलिकेज। अब अगर मैं बात करूं डीएनए सी, डीएनए सी का मतलब क्या हो गया? ये क्या होता है? हेलिकेज लोडर की तरीके से होता है। अब देखिए क्या है कि हेलिकेज एक चीज हो गई और हेलिकेज लोडर एक चीज हो गई। हेलिकेज को अपने डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर बैठाने का जो काम होता है वो हेलिकेज लोडर करता है। अब देखिए हेलिकेज जो है वो बहुत बड़ा प्रोटीन है, वो खुद ब खुद जाकर के स्ट्रैंड के ऊपर या डीएनए के ऊपर बैठ नहीं सकता, उसको इसके लिए मदद की जरूरत है। तो कौन सा प्रोटीन उसको उसके ऊपर जाकर के बैठाएगा? उसके ऊपर बैठाने का काम होगा हेलिकेज लोडर का। हेलिकेज लोडर क्या करेगा? इस हेलिकेज को उठाएगा और उस स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जाकर के पहुंचा देगा। अब फिर हेलिकेज आगे बढ़ सकता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपका डीएनए बी है। डीएनए बी क्या था? आपका हेलिकेज था। और यहाँ पे है आपका डीएनए सी। मैंने बताया भी डीएनए बी क्या था आपका? डीएनए बी हेलिकेज था और डीएनए सी क्या था? हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर। तो अब आप देख सकते हैं कि हेलिकेज लोडर ने, यानी कि डीएनए सी ने डीएनए बी को ऊपर बैठा दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी चीज़ों के बारे में बात कर ली? डीएनए ए के बारे में बात कर ली, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में बात कर ली, डीएनए बी के बारे में बात कर ली और डीएनए सी के बारे में बात कर ली। देखिए जो जैसा लिखा हुआ है, जैसे ये कैपिटल डी, स्मॉल एन और ए, डीएनए बी, इस तरीके से ही लिखना है।
बात समझ में आ गई। तो इसको लिखने का एक खास तरीका है, जो आप जो भी प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, DNA-B, DNA-A, तो उसमें कैपिटल D, N स्मॉल और A स्मॉल इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने DNA-C तक डिस्कस कर लिया। अब DNA-C क्या होता है, यहाँ पे एक बार और भी पढ़ भी लीजिए कि ओपनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ DNA हेलिकेज प्रोटीन रिंग एंड प्लेसमेंट अराउंड द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। देखिए इसको क्या है, सपोज करिए कि ये DNA जो B है वो इस तरीके की एक रिंग के फॉर्म में होता है, हेलिकेज, यानी कि हेलिकेज एक रिंग के फॉर्म में होता है। अब ये क्लोज्ड सी रिंग है। अब इस क्लोज्ड सी रिंग को हम DNA स्ट्रैंड के ऊपर किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो जब तक ये जो मैं अगर बताऊं, जब तक ये रिंग ओपन नहीं होगी, जैसे कि ये इस तरीके की रिंग है, इस रिंग को मुझे उठा करके DNA के ऊपर बैठाना है, तो जब तक ये रिंग इस तरीके से ओपन नहीं होगी, ओपन होगी फिर इसको DNA के ऊपर अटैच करेंगे और फिर ये ऐसे बंद होगा और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, या इस तरफ बढ़ेगा या इस तरफ पीछे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमको अगर ये ओपन करना है तो इसको ओपन करने का काम और ठीक से प्लेस करने का काम DNA के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये DNA है तो हमें ओपन करना हो तब तो हम इसके ऊपर बिठाएंगे DNA के ऊपर, अब ये इस DNA के ऊपर आगे या पीछे जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो DNA-C क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द हेलिकेज प्रोटीन रिंग एंड प्लेसमेंट अराउंड द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अराउंड इसको प्लेस कर देना। अब बात करते हैं DNA-G की। DNA-G क्या है, DNA-G मेरा प्राइमेज है। प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमर की सिंथेसिस कराना, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। तो प्राइमर की सिंथेसिस कराना। अब ये प्राइमर क्या होता है, देखिए प्राइमर एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स होता है, स्मॉल ऑलिगोसैकेराइड्स बोलो, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ऑलिगोस बोलते हैं उसको। तो कुछ छोटे जो स्ट्रैंड है, यानी कि आपका स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन होगा, वो बनाया जाएगा और वो अटैच किया जाएगा आपके DNA के ऊपर। तो प्राइमेज का काम क्या हो गया, प्राइमर की सिंथेसिस कराना। अब देखिए प्राइमर का मतलब, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है, एक डबल एक मान लीजिए एक DNA स्ट्रैंड है, और ये इसका हो गया 3 प्राइम एंड और ये हो गया इसका 5 प्राइम एंड। याद रखिएगा कि जो DNA पॉलीमरेज होता है, जो रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम है, कौन सा मेन एंजाइम होगा, DNA पॉलीमरेज 3। कई तरीके के DNA पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन हमारे काम का कौन सा DNA पॉलीमरेज 3। यही DNA पॉलीमरेज 3 आपका मेन रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। DNA पॉलीमरेज 3 की एक कमी है। क्या कमी है, वो DNA की सिंथेसिस स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकता। मतलब आप उससे कह दो कि ये DNA है, इसका कॉपी करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से एकदम शुरू कर देगा कॉपी करना और कॉपी करता हुआ चला जाएगा, वो एकदम स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकता। ये उसके साथ कमी है। तो फिर अगर उससे सिंथेसाइज करवाना है DNA को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक प्राइमर अटैच करना पड़ेगा। प्राइमर मतलब एक छोटा सा स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसकी मदद से अब ये आगे यहाँ से आपका पॉलीमरेज 3 एक्सटेंड कर देगा इसको ऐसे, ठीक। तो दिस विल बिकम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ऐसे एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ पे ऐसी क्या परेशानी है कि ये 3 प्राइम एंड पे या यहाँ पे इसको एक पहले एक प्राइमर चाहिए। आपने देखा होगा ना, घर में भी जब भी पेंटिंग होती है तो पहले प्राइमर लगाया जाता है। तो प्राइमर का काम क्या है, प्राइमर का काम है कि पहले हम कोई चीज अटैच कर दें और उसके बाद पेंटिंग करते हैं। तो पहले जो चीज लगाई जा रही है उसी को हम प्राइमर बोल रहे हैं। यहाँ पर भी पहले जो चीज अटैच की जा रही है DNA स्ट्रैंड के ऊपर, उसको प्राइमर बोल रहे हैं। और उसी प्राइमर के 3 प्राइम OH को इस्तेमाल करके DNA पॉलीमरेज आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये काम होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए कि क्या ज़रूरत है कि फ्री 3 प्राइम OH की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो 3 प्राइम OH यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए एक प्राइमर है, इसके पास 3 प्राइम OH अपना होगा। अब ये अगर 3 प्राइम OH यहाँ पे फ्री है
तभी मेरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू कर सकता है, तभी हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी इसकी। तो ऐसी क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ऐसी कि हमें 3' OH फ्री चाहिए? देखिए, तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ मैंने आपको बताया भी कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी स्क्रैच से सिंथेसिस नहीं शुरू कर सकता, इसी वजह से 3' OH फ्री चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊं भी, तो ये देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है, आप ये बेस देखिए, यानी कि दिस इज़ अ शुगर, यहाँ पे ये शुगर है, इस शुगर के साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। अब इस शुगर के पास ये 3' OH रहा होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर राइबोज शुगर होगी तो उसके पास 2' और 3' दोनों पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3' पोजीशन पे OH ग्रुप होगा। तो यहाँ पे इसकी 3' पोजीशन है, ठीक। अब ये OH ग्रुप यहाँ पे भी होगा, सिमिलरली इसके पास भी अपनी 3' पोजीशन OH ग्रुप है। यहाँ पे तो यूज हो चुकी है तो इसको समझने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे समझते हैं ये 3' OH है। अब ये शुगर थी, ये हमारा स्ट्रैंड जो ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज करिए ये प्राइमर था मेरा, प्राइमर का 3' OH एंड ये है, ठीक। प्राइमर में ये पहला बेस था, दिस वाज द फर्स्ट बेस, दिस इज द सेकेंड बेस। अब थर्ड बेस हमें जोड़ना है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको पता होगा, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो इधर बेस लगा हुआ है, ये शुगर है और आपकी ये फॉस्फेट है। मैं क्या चाहता हूं, मैं एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पे ऐड करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्राइमर तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, प्राइमर पे हमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये 3' OH है। अब जरा ये देखिए कि अगर ये 3' OH है तो 3' OH के पास ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद रहेगा। अब ये एक और न्यूक्लियोटाइड आ रहा है जो ब्लू कलर से बनाया है मैंने, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास भी ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपको पता है। अब आप ये भी देखो कि इस फॉस्फेट के ऊपर ये जो P है, इस P से ऑक्सीजन जो है हर तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये भी देखिए, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, जिसकी वजह से फॉस्फेट के ऊपर या P के ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है P के ऊपर और OH की वजह से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है O के ऊपर। तो अब ये O क्या करेगा, कोशिश करेगा कि किसी ऐसी चीज के ऊपर अटैक करे जो पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इसीलिए O क्या कर रहा है, इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ये O था, O ने इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक कर दिया और फिर यहाँ से बाकी फॉस्फेट जो है वो निकल करके बाहर हो गए। दैट मीन्स पायरोफॉस्फेट PPI निकल करके यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये जो नया ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, देख रहे होंगे, ठीक। तो अब ये आपने देखा कि नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर दिया गया कुछ पुराने न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो अगर मैं इसको प्राइमर मान लूँ तो प्राइमर की ज़रूरत क्या थी कि फ्री 3' OH प्रोवाइड करना, और नया बेस ऐड करने का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है नया बेस को ऐड करना। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया प्राइमेज का काम, डीएनए जी जो है वो प्राइमर की सिंथेसिस कराएगा। अब एक चीज़ और सुनिए कि ज़्यादातर केसेस में जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो जो प्राइमर होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है आरएनए का। दैट मीन्स प्राइमर किस चीज़ से बना होता है, आरएनए से बना होता है, या वहाँ पे राइबोज शुगर का इस्तेमाल हो रहा होता है। दूसरी एक बात कि जो प्राइमेज है ये किस तरीके का एंजाइम है, ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। क्यों आरएनए पॉलीमरेज इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आरएनए की सिंथेसिस करा रहा है, इसीलिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या मतलब हुआ, आरएनए की सिंथेसिस कराने वाला, ठीक। तो इट इज बेसिकली एन आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइजेज स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। इसी को हम प्राइमर बोल रहे हैं। प्राइमर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे हमें 3' फ्री 3' OH एंड चाहिए जिससे मैं बाकी न्यूक्लियोटाइड्स जिसके ऊपर मैं जोड़ सकूँ।
तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, डीएनए ए देखा, फिर एसएसबी देखा, फिर डीएनए बी देखा, फिर डीएनए सी देखा, फिर डीएनए जी देखा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेन जो एंजाइम है मेरा, जो मेन काम करेगा, जो मेन पॉलीमराइजेशन करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर। हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम कंपेयर कर देंगे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 और जितने भी अलग डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनके बारे में। ये भी डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया, मुझे लगता है कि ये भी समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें नहीं बतानी थी, यहाँ पे सिर्फ डीएनए सी और डीएनए बी के बारे में बताना था। अब चेन इलोंगेशन एंड जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कौन कौन से जॉइन, कौन कौन से प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते। मैं बस नाम आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इलोंगेशन के दौरान मुझे इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज मैंने बता दिया, एसएसबी यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आपको पता है। डीएनए गाइरेज क्या है, एक तरीके से टोपो आइसोमरेज है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। और डीएनए लाइगेज के बारे में भी आपको पता होगा कि ये 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देता है। अभी के लिए बस इतना जानिए क्योंकि हम अभी इनिशिएशन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इलोंगेशन और टर्मिनेशन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो ये टर्मिनेशन के कुछ प्रोटीन्स को भी मैंने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे टस प्रोटीन आता है और डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 की जरूरत पड़ती है, बस इतनी चीज याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब इनिशिएशन के कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से इनिशिएशन प्रोसीड करता है उसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, यहाँ पे डीएनए ए की बाइंडिंग होती है ओरी सी से, ये आपको पता चल गया। अब ये जो बाइंडिंग हो रही है वो एटीपी की मदद से हो रही है, यानी कि डीएनए ए खुद ब खुद बिना किसी एनर्जी के वहां पहुंच जाए ऐसा नहीं है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद ये 9 मर रिपीट्स जो आपके डीएनए के ऊपर पाए जा रहे थे उससे बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये बाइंडिंग हो जाती है 9 मर रीजन के ऊपर, तो जो 13 मर रीजन मैंने आपको दिखाए थे शुरुआत में, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 13 मर रीजन्स थे, ये वाले 13 मर रीजन्स पे मेल्टिंग शुरू होने लगती है। डीएनए की क्या होने लगेगी, मेल्टिंग शुरू होने लगेगी। डीएनए जो है वो टूटने लगेगा, उसके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो टूटने लगेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स थोड़ी दूर तक सेपरेट हो जाएंगे। 13 मर रीजन में सेपरेशन देखने को मिलने लगेगा सबसे पहली चीज। तो मेल्टिंग ऑफ ड्यूप्लेक्स एट origin of replication at 13 मर रिपीट्स। ठीक, अब एक चीज यहां पे और समझिए कि जो डीएनए ए है आपका, उसके पास 2 डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स हैं। मैंने बताया भी था कि उसके पास 2 डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स हैं। अब इन दोनों डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के कारण से, या इन दोनों डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स की वजह से क्या हो रहा है, वो 2 जगह से साइमल्टेनियसली आपका बाइंड कर सकता है। कौन कौन सी 2 जगह से बाइंड कर सकता है, एक तो 9 मर रिपीट से ही बाइंड कर सकता है और एक 13 मर रिपीट से भी बाइंड कर सकता है। 9 मर रिपीट से बाइंडिंग मेन है, उसी की वजह से 13 मर पे आपका जो ओपनिंग हो रहा है वो देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए सेपरेशन ऑफ डीएनए होने लगता है, जैसे मैंने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होने लगेंगे और मोर देन 20 बेस पेयर आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 20 है, तो ये इस तरीके से कम सेपरेट हो जाएंगे दोनों अलग अलग। ये दोनों स्ट्रैंड थे, पहले ये इस तरीके के थे, अब यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक भी बात हो गई। तो जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 बेस पेयर में ओपन हो जाते हैं एंड 13 मर रिपीट्स दे फॉर्म ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओपन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ये क्लोज था, अब ये ओपन हो गया है, इसीलिए उसको ओपन कॉम्प्लेक्स आप बोल देते हैं। इतनी चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 2 की, जिसमें हम लोडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम हेलिकेज को लोड करवा रहे हैं। हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया था, बस डीएनए ए ने आकर के बाइंड किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ओपन हो गया था, उसको हम लोगों ने ओपन कॉम्प्लेक्स बोला था। अब हम हेलिकेज को लोड करवा रहे हैं। हेलिकेज आपको फिर से पता है कि हेलिकेज क्या होता है, इट इज जस्ट अ डीएनए बी। हेलिकेज क्या है, डीएनए बी होता है, हेक्सामर होता है। ये क्लैंप्स अराउंड ईच ऑफ द 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ये क्लैंप कर लेता है। और जो
जो ओपन कॉम्प्लेक्स बने थे ना, जो शुरुआत में ही जैसे जब डीएनए ए आया था तो थोड़ा सा ओपनिंग हो गई थी। अब जब ये ओपनिंग हो गई है तो एक डीएनए हेलिकेज इस पे बाइंड करेगा और दूसरा वाला पोर्शन इस पे बाइंड करेगा। दैट मीन्स दोनों डीएनए के ऊपर, आप दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर जो ओपन हो गए वो हेलिकेज बाइंड कर रहा होगा। ठीक, तो यही चीज मैंने लिखी हुई थी। ओपन कॉम्प्लेक्स में दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हुए थे, उन्हीं के ऊपर आपका हेलिकेज बाइंड कर जाएगा। ठीक, अब डीएनए बी यानी कि हेलिकेज बिना हेलिकेज लोडर के काम नहीं कर सकता। हेलिकेज लोडर के बारे में मैंने पीछे ही बताया था, डीएनए सी बोलते हैं इसको, ये हेलिकेज लोडर होता है। ठीक, तो हेलिकेज लोडर ही उसके ऊपर लोड करवाएगा। नेक्स्ट चीज, डीएनए बी भी एटीपी का रिक्वायरमेंट है डीएनए बी को भी, क्योंकि वो डीएनए बी यानी कि हेलिकेज जब आगे बढ़ेगा तो उसको जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एसएसबी के बारे में भी आपको पता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि री एनीलिंग को स्टॉप कर देगा, कोशिश करेगा कि दोबारा से री एनीलिंग ना हो, ये जो स्ट्रैंड सेपरेट किए थे वो सेपरेट रहे। नेक्स्ट, टेट्रामर, ये मतलब जो एसएसबी होता है वो टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि 4 इसके सब यूनिट्स पाए जाते हैं और ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवाएगा। कोऑपरेटिव बाइंडिंग मतलब जैसे कि एक एसएसबी का सब यूनिट बाइंड किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ये जो है ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को मिलती है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सीक्वेंस के ऊपर ही एसएसबी प्रोटीन बाइंड करे, ऐसा नहीं है। अलग अलग सीक्वेंस भी होंगे तब भी एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा या कम हो, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में ये बाइंड करता है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर के बारे में ये बात हम लोगों ने देख ली। टेट्रामर के बारे में हम लोगों ने, एक टेट्रामर क्यों बोल रहे हैं इसको, ये देख लिया। और एसएसबी प्रोटीन का काम तो मैं पहले ही बता चुका था। तो यहाँ पे आप एक और डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये 9 मेरिक रीजन है और ये 13 मेरिक रीजन है। ठीक, अब इन 9 मेरिक रीजन और 13 मेरिक रीजन की ये प्रेजेंस थी यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया है कि यहाँ पे आपका जो डीएनए ए होता है वो यहाँ पे आकर के बाइंड करता है। डीएनए ए ने जब पहली बार, ये देखिए यहाँ पे डीएनए ए मैंने लिखा भी हुआ है, डीएनए ए जब फर्स्ट टाइम आकर के बाइंड करता है तो उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा ओपन हो जाता है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद डीएनए बी और डीएनए सी भी आते हैं, एटीपी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है और फिर जा करके ये कॉम्प्लेक्स और धीमे धीमे करके ओपन होना शुरू होता है डीएनए बी और डीएनए सी की वजह से। तो ये डायग्राम भी मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस डी नोवो। ये मैंने पहले भी समझाया है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी बिल्कुल शुरुआत से किसी नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं करवा सकता। उसको एक फ्री 3' OH एंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे डायग्राम, तो ये मैंने जीन से डायग्राम लिया हुआ है। अब देखिए, ये अगर एक प्राइमर है, इस प्राइमर में ये 3' OH एंड फ्री होगा, तो 3' OH एंड का भी डायग्राम मैंने आपको बताया है कि ये इस तरीके का अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो जब तक यहाँ पे ये 3' OH एंड फ्री ना मिले, ये प्राइमर के साथ ना मिले मुझे, तब तक डीएनए पॉलीमरेज अगला जो न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर नहीं जोड़ सकता। इसीलिए ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट है, इसी को हमें कॉपी करना है। यहाँ पे 3' OH है, मुझे इसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक, ये जरूरत होगी। अब आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। अब डीएनए पॉलीमरेज लगातार न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्री 3' OH एंड है, ये फ्री 3' OH एंड इस फॉस्फेट के ऊपर एक्ट कर रहा है क्योंकि फॉस्फेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके बाद ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है और ये OH के ऊपर ये फॉस्फेट अपने फॉस्फेट के साथ ये न्यूक्लियोटाइड अटैक कर देता है या अटैच हो जाता है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैं अगर मिटाऊँ तो इस फॉस्फेट के पास, यानी कि इस न्यूक्लियोटाइड के पास ये फॉस्फेट था और बाकी फॉस्फेट्स रिमूव आउट हो गए हैं और ये OH इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है। यही चीज़ आपकी स्ट्रैंड को इलोंगेट करने में हेल्प करती है। यही काम है डीएनए पॉलीमरेज का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो डीएनए, ये जो थर्ड पॉइंट है, स्टेप नंबर 3, इसको बोलते हैं हेलिकेज
opens helix and binds primase to form प्राइमोसोम। जाहिर सी बात है कि हेलिकेज क्या करेगा, ओपन कर देगा, थोड़े लंबे दूरी पे स्ट्रैंड को ओपन करेगा और उसके बाद हेल्प करेगा कि प्राइमेज जो है, प्राइमेज एंड बाइंड्स प्राइमेज टू फॉर्म प्राइमोसोम। मतलब प्राइमेज डीएनए जी था, अब हेलिकेज भी है वहां पे और प्राइमेज भी आ जाता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम प्राइमोसोम कहते हैं। दैट मीन्स हेलिकेज इज प्रेजेंट एंड प्राइमेज इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो इसको अब हम प्राइमोसोम बोल रहे हैं। तो देयरफॉर डीएनए प्राइमेज यानी कि डीएनए जी ये क्या करेगा, आपका प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। ये शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल होता है प्राइमर, 15 न्यूक्लियोटाइड से कम का होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। स्टेप नंबर 4 में आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी। प्राइमेज क्या है, बेसिकली एक तरीके का आरएनए पॉलीमरेज है और सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन ईच टेम्पलेट, यानी कि प्राइमर की सिंथेसिस ऐसा नहीं है सिर्फ एक टेम्पलेट पे होगी, दोनों टेम्पलेट पे प्राइमर्स की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट, आरएनए प्राइमर रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ डीएनए हेलिकेज लोडर। जब आरएनए प्राइमर बन जाएगा, यानी कि जब प्राइमेज पूरा आरएनए प्राइमर को बना लेगा, तो ये जो आरएनए का प्राइमर जो बना है वो आपके हेलिकेज लोडर यानी कि डीएनए सी जो था उसको ढकेल के बाहर कर देगा, क्योंकि अब हेलिकेज लोडर की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा हेलिकेज ही काम करेगा ना आगे, तो लोडर की क्या जरूरत है। तो इसीलिए लोडर को मुझे वहां पे बाहर कर देना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो प्राइमोसोम इज इक्वल्स टू डीएनए प्राइमेज प्लस डीएनए हेलिकेज। ये बात मैंने अभी अभी आपको बता दी कि प्राइमोसोम एक कंबाइंड वर्ड है जिसमें हम लोग प्राइमेज को और हेलिकेज को साथ में जोड़ देते हैं। तो डीएनए प्राइमेज यानी कि डीएनए जी प्लस डीएनए हेलिकेज यानी कि डीएनए बी, इन दोनों को जोड़ करके हम प्राइमोसोम कह देते हैं। ये डायग्राम मैंने अभी भी आपको समझा ही दिया है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज अब धीमे धीमे आगे बढ़ेगा और नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने लगेगा। किस जगह पे, याद रखना है किस जगह पे, 3' OH जो फ्री था, प्राइमर जो बना था, उसी के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया था कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। ठीक, यहाँ पे ये एक और डायग्राम है, आप इसको भी साथ में देख सकते हैं। ये भी इनिशिएशन को ही दिखा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि डीएनए ए आया, डीएनए ए ने आकर के आपके 9 मर जो रिपीट्स है उनको बाइंड किया और इसकी वजह से तो जो 13 मर रिपीट का रीजन था वो ओपन हो गया। फिर इसके बाद डीएनए हेलिकेज आया, यानी कि इसको हम लोग डीएनए बी भी कह सकते हैं। डीएनए बी यहाँ पे आकर के जो ओपन एंड था उसके ऊपर बाइंड किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे अभी और ओपनिंग शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ओपनिंग बढ़ जाएगी आगे इधर और इधर। अब इसके बाद डीएनए प्राइमेज यहाँ पे आकर के बाइंड करेगा और जब प्राइमेज बाइंड करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब प्राइमेज बाइंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि प्राइमर की सिंथेसिस चालू हो जाएगी। यहाँ से प्राइमर की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, प्राइमर जब सिंथेसाइज हो जाएगा तो फिर हम आगे अपने स्ट्रैंड को इलोंगेट कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ई कोलाई को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रेप्लिकेट करने का क्रोमोसोम, ई कोलाई के अंदर जो टाइम रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन का वो 40 मिनट के आसपास है। 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए, बट जनरेशन टाइम जो है वो सिर्फ 20 मिनट्स है। जनरेशन टाइम का मतलब क्या हो गया, एक ई कोलाई से दूसरा ई कोलाई के फॉर्मेशन का जो टाइम है वो सिर्फ 20 मिनट है, लेकिन एक ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन अगर क्रोमोसोम की बात करें तो वो 40 मिनट्स लग जा रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं वो 37 डिग्री पे कॉन्स्टेंट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 20 मिनट में नया इकोलाई फॉर्म हो जा रहा है और उस डीएनए को रेप्लिकेट करने में 40 मिनट लग जा रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, इसके रीजन अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में दूंगा। एक चीज और समझिए कि ई कोलाई, अभी मैं ये जो रेप्लिकेशन का टाइम ज़्यादा क्यों है जनरेशन टाइम से, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और समझनी जरूरी है कि ई कोलाई री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को इमीडिएटली स्टॉप करता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर मैंने एक और डीएनए का रेप्लिकेशन करा दिया है, तो मैं तुरंत नहीं चाहूँगा कि इसी से दोबारा रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी पहले सारी चीज़ें ये चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई है, कहीं कोई रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई, इस चीज़ को जांचने चाहते हैं। तो कैसे स्टॉप किया जाता है? फौरन
दोबारा से री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन किस तरीके से रोका जाता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का काम क्या है, जहां पर भी एडेनिन पाया जाएगा नए स्ट्रैंड के ऊपर, जो नया स्ट्रैंड अभी बना है ना, रेप्लिकेशन के दौरान जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, उसमें एक एंजाइम, उसमें एडेनिन के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कौन सा एंजाइम ये काम करने वाला है, डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या करेगा, जहां पर भी इस तरीके का सीक्वेंस है 5 प्राइम GATC सीक्वेंस, किसके ऊपर, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, जो रेप्लिकेट हो रहा है, जो रेप्लिकेट अभी जस्ट हुआ है, उसमें अगर 5 प्राइम GATC सीक्वेंस होगा ना, तो इस ए के ऊपर, एडेनिन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे। ठीक, तो डैम मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेट्स एडेनिन विद एवरी 5 प्राइम GATC सीक्वेंस। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन जीनोम इज फुल्ली मिथाइलेटेड। जब रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन अपने ऊपर रेप्लिकेशन करवाते हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा। क्यों, क्योंकि डैम एंजाइम ने अपना काम कर रखा होगा, इन दोनों पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रखा होगा। लेकिन जब रेप्लिकेशन जस्ट खत्म हुआ है तो एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला था जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो नया स्ट्रैंड बना हुआ है, ये वाला नया स्ट्रैंड बना हुआ है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि डैम एंजाइम तुरंत आकर के मिथाइल ग्रुप नहीं लगा रहा है, थोड़ा सा देर में आकर के मिथाइल ग्रुप लगा रहा है। तो जस्ट आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होता है, हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलती है। हेमी मिथाइलेटेड मतलब एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड और एक स्ट्रैंड नॉन मिथाइलेटेड। जो नया अभी जस्ट स्ट्रैंड बना है, डॉटर स्ट्रैंड बना है, वो नॉन मिथाइलेटेड कंडीशन में होगा। ठीक है, अब इस हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन से फायदा क्या है, देखिए हेमी मिथाइलेशन जो है वो डिटेक्ट किया जाता है एक और प्रोटीन से जिसका नाम है SEC-A प्रोटीन। ठीक, अब ये SEC-A प्रोटीन क्या करता है, इट रिड्यूसेस द रेट एट विच 5 प्राइम GATC 3 प्राइम साइट अंडरगोज मिथाइलेशन। पहले काम ये क्या करेगा, जो SEC-A प्रोटीन था इसको जो 5 प्राइम GATC की जो साइट है, यानी कि जो नए स्ट्रैंड पे 5 प्राइम GATC मौजूद है, उसको तुरंत मिथाइलेट होने से रोकेगा। क्योंकि अगर वो भी मिथाइलेट हो गया तो ये वाला स्ट्रैंड भी जो अभी जस्ट बना है ये भी ओल्डर स्ट्रैंड में कंसीडर होने लगेगा और फिर से इसका भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ये पूरी चीज़ जांच नहीं की है कि जो रेप्लिकेशन हुआ था वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए अभी हम इसको पुराने स्ट्रैंड में काउंट नहीं कर सकते। पुराने स्ट्रैंड में कब काउंट होगा, जब GATC रीजन के ऊपर ए के ऊपर जो एडेनिन था उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो हमने अब क्या किया, SEC-A प्रोटीन आकर के बाइंड किया हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में और उसने 5 प्राइम GATC के ऊपर जो एडेनिन था उसका मिथाइलेशन स्टॉप कर दिया, अभी डिले कर दिया, रिड्यूस कर दिया, धीमा कर दिया। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ DNA-A टू ORI-C। अब एक चीज और समझिए कि जब तक मिथाइलेशन हुआ नहीं रहेगा तब तक आपके ORI-C रीजन के ऊपर DNA-A आकर के बाइंड नहीं कर सकता। जब तक DNA-A बाइंड नहीं करेगा तब तक नया रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा, इसीलिए इट स्टॉप्स द इमीडिएट री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत देर तक कंडीशन जारी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत देर तक ये वाला जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, जो नया डॉटर स्ट्रैंड बना है, वो अभी भी बहुत देर तक ऐसा नहीं होगा कि वो हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में रहेगा, नहीं। दिस कंडीशन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम देर के लिए ऐसी सिचुएशन रखते हैं हम लोग। ऐसे इसके पीछे रीजन क्या है देखते हैं। तो जैसे ही मतलब ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इतना शॉर्ट लिव्ड होता है कि फ्रेश रेप्लिकेशन जो हो जाता है वो इट स्टार्ट्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब एक नया रेप्लिकेशन तभी शुरू हो जाएगा जब पुराने राउंड ऑफ रेप्लिकेशन खत्म भी नहीं हुए होंगे, तभी आपका नया रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स द हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन जिसमें SEC-A आकर के बाइंड कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था टाइम को, रिड्यूस कर रहा था रेट ऑफ मिथाइलेशन को, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड कंडीशन है। और एक्चुअल में हमें एज मेनी एज 6 रेप्लिकेशन फॉर्क्स देखने को मिलते हैं एक्टिव ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। तो सोचिए
मतलब एक रेप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उसके पीछे 6 रेप्लिकेशन फॉर्क और चल रहे हैं जो कि साइमल्टेनियसली कई राउंड ऑफ रेप्लिकेशन चला रहे हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी फॉर्क्ड क्रोमोसोम, जहां पे कई सारे फॉर्क बने होते हैं। फॉर्क कैसा होता है, आपने देखा होगा छुरी काटा इस तरीके का, है ना, ये फॉर्क होता है। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर यानी कि 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेटेड है हल्के से, इस तरीके की कंडीशन आपको मल्टीपल जगह देखने को मिलेगी। एज इमेजिन 6 प्लेसेस आपको आज तक देखा गया है ये मल्टी फॉर्क्ड कंडीशन। इसी को डाइकोटोमस रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको समझना चाहिए कि यही वजह है क्योंकि मल्टी फॉर्क्ड क्रोमोसोम हो रहा है, दैट मींस एक ही जगह से एक ही रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है और वो खत्म हो रहा है, तब रेप्लिकेशन दूसरा शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक रेप्लिकेशन चल ही रहा था, तब तक दोबारा यहां से शुरू हो गया, फिर ये आगे बढ़ रहा था, तब तक यहां से एक और शुरू हो गया, फिर एक और शुरू हो गया, फिर एक और शुरू हो गया। दैट मीन्स पूरा रेप्लिकेशन खत्म होने में 40 मिनट लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन हो रहे हैं, इसी वजह से मेरा जनरेशन टाइम जो है वो 20 मिनट आता है। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें जो थी वो हमें रेप्लिकेशन के बारे में बतानी थी, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बतानी थी। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हम इसके आगे अभी इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। सारी डिटेल्स मैंने एक माइन्यूटेस्ट डिटेल आपको यहाँ पे बताई है। तो एक चीज़ और, मैं एक अनाउंसमेंट मैं बहुत बार कर चुका हूँ, फिर एक अनाउंसमेंट करना है मुझे अगेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो क्रैश कोर्स है गेट बीटी के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट बीटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है, आप चाहते हैं ब्रश अप करना सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें हम 1.5 आवर्स डेली पढ़ेंगे मंडे टू सैटरडे, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, इसमें सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के जितना भी पोर्शन है उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल यूनिट, टॉपिक्स ऑफ ऑल यूनिट्स, ये हो गया। थर्ड, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। जो टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जो टाइमिंग है वो अगेन यहाँ पे 5 बजे शाम से 6:30 बजे शाम तक रहने वाली है। और इसका जो प्राइस है या कॉस्ट है ₹3800 है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स के डिटेल्स हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा क्रैश कोर्स होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।